अजीत डोभाल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आज के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक पूरा अध्याय है। इस विश्लेषण में हम किसी जासूस की कहानियों से आगे बढ़कर उस वास्तुकार को समझेंगे जिसने भारत के पावर प्ले के नियमों को ही बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, भारत का जेम्स बॉन्ड, ये टैग अक्सर सुनने को मिलता है, पर सच कहूं तो ये लेबल उनके रणनीतिक दिमाग की गहराई और उनके काम के असर को पूरी तरह बयां नहीं कर पाता। उनकी असली कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा जटिल और प्रभावशाली है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक इंसान का ज़मीनी तजुर्बा, उसके अंडरकवर ऑपरेशंस, उसकी मनोवैज्ञानिक चालें एक पूरे देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन यानी कि सुरक्षा नीति की बुनियाद बन गईं। ये एक ऑपरेटिव से एक रणनीतिकार बनने का सफ़र है। देखिए, हर बड़ी इमारत की नींव बहुत मजबूत होती है। डोभाल की कहानी की नींव भी उनके करियर के शुरुआती सालों में रखी गई थी, जहां उनके तरीकों को आजमाया गया और उनकी असाधारण काबिलियत ने पहली बार सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 1968 में एक युवा आईपीएस अधिकारी के तौर पर शुरुआत। महज 3 साल बाद 1971 में उन्होंने केरला के थालासेरी में फैले गंभीर सांप्रदायिक दंगों को सिर्फ 2 दिनों में काबू कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी कामयाबी ने दिल्ली में बैठे लोगों का ध्यान खींचा और 1972 तक वो एक स्थानीय पुलिस ऑफिसर से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के एक नेशनल ऑपरेटिव बन चुके थे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब हम उनके करियर के उस दौर में आते हैं जिसने असल में उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। ये वो वक्त था जब डोभाल ने जासूसी के किताबी नियमों को एक तरफ रखकर अपना खुद का स्टाइल बनाया। एक ऐसा स्टाइल जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पर आधारित था। उनके लिए असल फील्ड ही उनका क्लासरूम था। ये स्लाइड असल में उस दौर के इंटेलिजेंस की दुनिया में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, कोल्ड वॉर के समय में जासूसी का मतलब था दूतावासों में बैठकर धीरे धीरे जानकारी जुटाना, लेकिन डोभाल का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते थे, वो दुश्मन के कैंप में घुसते थे, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते थे और यहां तक कि दुश्मन के ही लोगों को तोड़कर अपनी तरफ ले आते थे। ये एक तरह का इंकलाब था। मिजोरम ऑपरेशन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उस समय मिजो नेशनल फ्रंट का उग्रवाद देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। डोभाल को वहां भेजा गया। उन्होंने सीधे लीडर लालडिंगा को नहीं, बल्कि उसके 7 सबसे ताकतवर कमांडरों को अपना निशाना बनाया। महीनों तक वो उनके बीच रहे, उनका भरोसा जीता और आखिरकार 7 में से 6 कमांडरों को ये यकीन दिला दिया कि उनका भविष्य भारत के साथ ही सुरक्षित है। इस एक चाल ने विद्रोह की कमर ही तोड़ दी और लालडिंगा को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन नमूना था। और फिर आता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये कहानी किसी जासूसी नॉवल जैसी लगती है, पर यह हकीकत है। स्वर्ण मंदिर पर आतंकवादियों का कब्जा था और अंदर क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। तो डोभाल एक रिक्शा चालक बनकर अमृतसर पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ बाहर से जानकारी जुटाई, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर के अंदर घुस गए। वहां उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई से भेजे गए एजेंट हैं जो उनकी मदद करने आए हैं। ये चाल काम कर गई। इसी धोखे की आड़ में उन्होंने अंदर छिपे आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियारों और उनकी पोजीशंस की सारी जानकारी बाहर निकाल ली, जिसने सुरक्षा बलों को बिना ज्यादा खून खराबे के ऑपरेशन सफल बनाने में मदद की। इस ऑपरेशन में उनका रोल इतना अहम था कि उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कीर्ति चक्र आमतौर पर सेना के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है। डोभाल ये सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। ये इस बात का सरकारी सबूत था कि उनका योगदान किसी फौजी से कम नहीं था। तो एक तरफ तो थे उनके फील्ड ऑपरेशंस, पर डोभाल की काबिलियत का एक और पहलू भी था, बेहद ज्यादा दबाव में संकट को संभालना। अब हम उनकी भूमिका को एक नेगोशिएटर यानी एक वार्ताकार के रूप में देखेंगे, जहां उन्होंने अपनी फील्ड साइकोलॉजी का इस्तेमाल बातचीत की मेज पर किया। साल था 1999 और संकट था कंधार विमान अपहरण। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-841 को हाईजैक कर लिया गया था। ये उनकी संकट को संभालने की क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरा देश देख रहा था और लगभग 190 लोगों की जान दांव पर लगी थी। अपहरणकर्ताओं की शुरुआती मांग चौंकाने वाली थी। भारतीय जेलों से 36 आतंकवादियों की रिहाई। ये एक ऐसी मांग थी जिसे कोई भी सरकार आसानी से मान नहीं सकती थी। और यहां डोभाल की बातचीत का नतीजा सामने आता है। हफ्तों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद डोभाल और उनकी टीम ने 36 की संख्या को घटाकर सिर्फ 3 पर ला दिया
मतलब लगभग 190 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बदले में सिर्फ 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जहां आमतौर पर ऐसी बातचीत धीमी और नियमों में बंदी होती है, वहीं डोभाल ने सीधे बैक चैनल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपहरणकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला, कभी बातचीत को लंबा खींचकर उन्हें थकाया तो कभी उनमें अनिश्चितता पैदा की। उन्होंने हवाई मांगों के बजाय इस बात पर ध्यान दिया कि व्यावहारिक हल क्या हो सकता है। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास था कि कैसे बेहद दबाव में बातचीत की जाती है। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। यहाँ डोभाल अपने दशकों के फील्ड अनुभव को देश की नीति में बदलते हैं। ये वो मुकाम है जहां एक ऑपरेटिव एक वास्तुकार बन जाता है, जो पूरे देश की सुरक्षा का नक्शा तैयार करता है। यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है डोभाल डॉक्ट्रिन। ये भारत की पारंपरिक रक्षात्मक नीति से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि भारत अब सिर्फ अपनी जमीन पर हुए हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि खतरों को वहीं खत्म करेगा जहां से वो पैदा हो रहे हैं। ये एक रक्षात्मक आक्रामक सोच है, मतलब जरूरत पड़ने पर भारत दुश्मन के इलाके में जाकर भी लड़ेगा। तो उन्होंने इस सिद्धांत को लागू कैसे किया? बहुत सिंपल तरीके से। उन्होंने अपने फील्ड के सबकों को सिस्टम का हिस्सा बना दिया। उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक बनाया, ताकि सभी खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी साझा करें, अलग अलग काम ना करें। सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पार के ऑपरेशंस उनके पुराने हाई रिस्क फील्ड ऑपरेशंस का ही एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का रूप थे। असल में उन्होंने एक ऑपरेटिव की सोच को देश की नीति बना दिया। तो इन सब का कुल मिलाकर असर क्या हुआ है? डोभाल सिद्धांत की विरासत क्या है? चलिए इसका एक आखिरी मूल्यांकन करते हैं। मिजोरम के जंगलों में एक अंडरकवर एजेंट से लेकर दिल्ली में सत्ता के केंद्र तक अजीत डोभाल का सफर वाकई असाधारण रहा है। उन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस को सिर्फ हमलों पर रिएक्ट करने वाली एक फोर्स से बदलकर एक ऐसा प्रोएक्टिव हथियार बना दिया है जो अब भारत की विदेश नीति को भी दिशा देता है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत की ये जो नई आक्रामक और मुखर सुरक्षा नीति है, वो एक व्यक्ति की सोच और उसके तजुर्बे से बहुत गहराई से जुड़ी है। तो भारत के लिए बड़ा सवाल ये है, इस दौर के बाद क्या ये सिद्धांत स्थायी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।